हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज और आज इस सीरीज की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं, अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस और डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर पता होगा। एंड क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, 3, 4 इस तरीके से जो है क्लासें ऑलरेडी आ चुकी हैं। प्लेलिस्ट जो है हमारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, इसकी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो उनको गो थ्रू कर लेना। ओके सो गाइस, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो जल्दी से फटाफट से, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। ओके सो गाइस, क्वेश्चन है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:5। दो नंबर है जो कि इस रेशियो में गिवन है एंड इफ 16 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यूजीसी नेट में। दोनों ही नंबर में आपने 16 को ऐड किया है, देन द रेशियो बिकम्स 1:2। तो जो आपका रेशियो 1:2 में हो जाता है, तो आपको एक्चुअल नंबर बताना है कि एक्चुअल नंबर क्या था। तो गाइस देखिए, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको रेशियो में वैल्यूज गिवन है, उसमें कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है या कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो उस केस में जो भी रेशियो गिवन होता है उसको हम एक्स की टर्म्स में लेट कर लेते हैं। सो लेट द नंबर इन द मल्टीपल ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा आपका 5x। इस तरीके से हम इसको लेट कर लेते हैं। अब 16 को ऐड किया दोनों में, तो 2x में हम 16 को ऐड कर देंगे और ऐसे ही हम 5x जो है हमारा नंबर, उसमें भी हम 16 को ऐड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर रेशियो है तो रेशियो का मतलब अपॉन होता है, जैसे 1:2 है तो इसका मतलब होता है 1/2। इसीलिए हमने 2x और 5x को अपॉन में रख करके इसमें दोनों में 16 को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, जब हम इस काम को कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो नंबर बिकम्स 1:2। तो जो नंबर है वो क्या हो जाता है, 1:2 में हो जाता है। सो दैट इज इक्वल टू 1/2। अब इसको सिंपली आपको सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को, देन यू विल गेट दी आंसर। तो क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 4x, ये हो जाएगा 16 2 × 32 हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 5x प्लस 16 1 × 16। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने सिंपली इसमें। आप 5x को 4x में से माइनस करेंगे तो ओनली x बचेगा और 32 को देन माइनस करेंगे तो ओनली 16 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 16। अब आपसे पूछा गया था कि नंबर्स क्या हैं, ये आपको ओनली x की वैल्यू पता चली है, दिस इज नॉट द राइट आंसर। अब आपको नंबर बताने हैं। नंबर तो हमारा 2:5 में था ना, तो क्या करेंगे हम, हमारा जो नंबर था इसको हमने 2x और 5x लेट करके रखा हुआ था। तो क्या करना है हमें इस x की वैल्यू के मल्टीप्लाई 2 में और 5 में कर देनी है, देन यू विल गेट दी राइट नंबर। तो यहाँ पर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 को तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 की, नहीं सॉरी 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 की तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना यहाँ पर। सो दिस इज दी 32। और यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 में, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 16 है, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सो एक नंबर है आपका 32, दूसरा नंबर है 80। तो 32 और 80, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा और आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोबारा देखने को मिल सकते हैं। आपने कितने क्वेश्चन सही किए इस वीडियो के नीचे बाद में कमेंट करके बताना आफ्टर वॉचिंग कंप्लीट क्लास। सो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुली इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस। क्या लिखा हुआ है कि कक्षा संचार में कुछ उत्तेजनाओं की स्वीकृति और गैर स्वीकृति के बीच अंतर का आधार क्या होता है। तो उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सिलेक्टिव मोरालिटी, सिलेक्टिव एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस, सिलेक्टिव एफिलिएशन टू पीयर ग्रुप और सिलेक्टिव अटेंशन। देखिए गाइज, जब आप टीचर बन जाएंगे, आप प्रोफेसर बन जाएंगे, जब आप कॉलेज या फिर स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, वहां पर भी आपके साथ ऐसा होता है कि कंप्लीट क्लास में जो है सभी स्टूडेंट्स, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सभी स्टूडेंट्स इक्वल अटेंशन आपको पे ना करें। स्टार्टिंग में जो फ्रंट बेंच के बच्चे हैं वो आपको अच्छे से सुने, और जो पीछे के बैक बेंचर्स हैं, फिर जो मिडल में बच्चे बैठे हैं, वो स्टूडेंट्स बीच में बैठ करके बातें कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है कोई कमेंट पास कर रहा हो, तो ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो गाइज, ऐसे में यहाँ पर आपकी इस उत्तेजनाओं की स्वीकृति और गैर स्वीकृति, इसके बीच में जो अंतर का आधार है वो क्या बनता है, किस चीज से होता है, दैट इज सिलेक्टिव अटेंशन। यहाँ पर आप ध्यान ही उन पे दोगे जो कि पढ़ रहे हैं, जो कि आपकी बातों पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप उन पे ध्यान दोगे
तो जो है ये एक तरीके से बेसिस बनता है इन चीज़ों का, अंतर करने का एक आधार बन जाता है। तो जो बच्चे हल्ला मचा रहे हैं या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप किसकी तरफ अटेंशन देते हो, उन स्टूडेंट्स की तरफ जो हल्ला कर रहे हैं या उन स्टूडेंट्स की तरफ जो कि ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है इन चीज़ को एक्सेप्टेंस करने का, दैट इज सिलेक्टिव अटेंशन। सो दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अब गाइस देखिए, कभी भी ऐसा हो, वैसे तो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में तो ऐसा ही होता है कि स्टूडेंट्स अगर बातें कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, तो उनको हम क्लास से बाहर निकाल देते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर आप एज ए टीचर पढ़ा रहे हो तो सिंपल एक बात बोलनी कि बेटा उठो और बाहर जाओ, काम खत्म। फिर जो बच्चे बैठे मिलेंगे, बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होंगे वो अच्छे से आपकी बातों को सुनेंगे और एक डर का, एक खौफ का माहौल बन जाता है क्लास में कि अगर हम बात करेंगे तो हमें भी निकाल दिया जाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग में अगर जब भी आप प्रोफेसर बनते हैं तो सबसे अच्छा और सबसे जो बेस्ट तरीका है स्टूडेंट्स को हैंडल करने का वो यही है। जब आप पहली क्लास लेने जाओगे, पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी क्लास जब ले रहे होगे, स्टार्टिंग में जो आपके स्टार्टिंग डेज जो होते हैं वही स्टूडेंट्स की नज़रों में आपके बारे में जो है सारी चीज़ें रख देते हैं। और फिर आपकी क्लास में बच्चे बातें करते हैं, फिर ध्यान से सुनते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपके जो स्टार्टिंग डेज होते हैं, अगर आप इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहोगे, कोई बातें करेगा उसको क्लास से बाहर निकाल दोगे, तो बच्चों के मन में एक डर बैठ जाएगा, फिर आपकी स्टूडेंट्स जो हैं बात सुनेंगे, आपकी क्लास में हल्ला नहीं होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर उस केस में हो सकता है कि आपको बच्चे लीनियंट लेने स्टार्ट कर दें। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस को लेकर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, उनको इस बात का डर रहता है कि हमारी अटेंडेंस कट ना हो जाए। तो एक ये भी तरीका है कि अटेंडेंस का जो डर है वो दिखा दो आप, कि अगर आप हल्ला मचाओगे, बातें करोगे तो आपकी अटेंडेंस कट कर दी जाएगी। तो ऐसे में भी स्टूडेंट्स जो है शांत होकर बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्लास में स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हो। सो सिलेक्टिव अटेंशन क्या होता है गाइस? सिलेक्टिव अटेंशन रेफर्स टू द प्रोसेस दैट अलाउ एन इंडिविजुअल टू सिलेक्ट एंड फोकस ऑन पर्टिकुलर इनपुट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग while simultaneously suppressing irrelevant और distracting information। तो जो irrelevant है, जो distracting है, ऐसे बच्चे जो हल्ला मचा रहे हैं उनकी तरफ ध्यान ना दे करके आप उन पर फोकस कर सकते हो, जो कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर टीचर ऐसे ही करते हैं। अगर आपको याद होगा आपके कॉलेज या स्कूल टाइम पे, तो अगर आप बातें कर रहे हो तो पहले एक दो बार टीचर मना करते हैं, उसके बाद वो उन बच्चों पे फोकस करते हैं जो उनकी बातें सुन रहे होते हैं, बाकी बच्चों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज सिलेक्टिव अटेंशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, और मैं बता दूं ये इसके असर्शन रीजन की एक स्पेशल वीडियो में बना रहा हूँ, वो जल्दी आ जाएगी। आई थिंक 2 से 4 दिन में मैं उसको अपलोड कर दूंगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए और मैं थोड़ी सी और इस पर रिसर्च कर लेता हूँ, देन उसके बाद हम इस पर एक कंप्लीट फुल फ्लैश वीडियो बना देंगे। सो असर्शन था, द इनिशियल मैसेज टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बाय अ टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश इंटरेक्शन लेटर। क्या बोला जा रहा है? एक शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को प्रारंभिक संदेश बाद में बातचीत स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। गाइस देखिए, कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में ना टीचर आते ही बोल देते हैं आपको क्लास में कि आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं और आपके मन में कोई डाउट हो तो आप क्लास के एंड में पूछ लेना, है ना। होता नहीं होता, टीचर स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से बेस बना देते हैं क्लास का, या स्टार्टिंग में कुछ भी ऐसा बोल दिया जिससे कि बच्चे अटेंटिव होकर सुनते हैं पूरी क्लास को, फिर एंड में जो भी होता है उसको ध्यान में और रखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है। इसका रीजन ये है कि मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। संचार प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण का अर्थ है कि छात्र जो सीख रहे हैं उस पर अधिक नियंत्रण। तो ये बात बिल्कुल सही बोली जा रही है कि जितना ज्यादा आप कम्युनिकेशन प्रोसेस पे कंट्रोल करोगे, स्टूडेंट्स आपकी क्लास में कितना सीख रहे हैं ये जो है उस बात पे बहुत ही अफेक्ट करता है, उस बात पे बहुत इंपैक्ट डालता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप क्लासरूम कम्युनिकेशन में कंट्रोल बना के रखोगे तो स्टूडेंट्स समझेंगे, आपकी बात को सीखेंगे। और अगर आपकी बात कहीं और चल रही है, आप 2 बच्चों से लगे हुए बातें कर रहे हो और बाकी बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, तो क्लास में जो लर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा अफेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर जो कंट्रोल करना आपको कम्युनिकेशन पे वो बहुत जरूरी होता है। सो ऑप्शन, तो रीजन जो है वो सही है, लेकिन यहाँ पर इनिशियल मैसेज जो है टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बाय टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश द इंटरेक्शन लेटर। तो यहाँ पर क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप ऐसा कह सकते हो, कोई डाउट है तो बाद में पूछ लेना, ऐसा चलेगा, लेकिन इतना ज्यादा कोई क्रिटिकल आप स्टार्टिंग में ना बोल दो ताकि बच्चे फिर क्लास में ध्यान ही ना दे कि आप क्या पढ़ा रहे थे, क्या बोल रहे हो। तो जो ए है वो यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। सो यहाँ पर ए फॉल्स हो जाएगा और आर विल बी द ट्रू। सो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, assertion given to communicate well in the classroom is a natural ability। ये भी आपका प्रीवियस का क्वेश्चन है। कक्षा में अच्छी तरह से संवाद करना एक स्वाभाविक क्षमता है। क्या आपको लगता है कि नेचुरल एबिलिटी होती है क्लासरूम में कम्युनिकेट करना? और रीजन क्या है इसका? इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस।
देखिए गाइस, कोई भी चीज नेचुरली आपकी नहीं होती है। अगर हम बात करें खास तौर पे कम्युनिकेशन की, तो बहुत सारे आप में से ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं जो कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन अभी बहुत अच्छा नहीं होगा, है ना। या तो हिंदी बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, फिर इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, और अगर बोल भी पाते हैं तो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरीके से कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो ये एक नेचुरल एबिलिटी नहीं होती गाइस, इसको आपको सीखना पड़ता है। इट कम्स विद द एक्सपीरियंस, इट कम्स विद द टाइम। जब आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे जैसे आप आपका टाइम जो है आगे बढ़ता जाता है, 6 महीने 1 साल 2 साल गुजरते जाते हैं, तो आपको अच्छे से कम्युनिकेशन आ जाता है। और सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप ट्यूशन वगैरह पढ़ाना स्टार्ट कर लो, कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लो। अगर आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि ट्यूशन स्टार्ट कर लो। अब ट्यूशन का मतलब ये नहीं कि 1 to 1 पढ़ा रहे हो, आप अकेले बैठे हो, सामने एक ही स्टूडेंट बैठा हुआ है, ऐसी वाली कोचिंग मत ज्वाइन करो। कर सकते हो, वैसे कोई मना नहीं है, लेकिन प्रेफर करो कि आगे कम से कम 4 5 या 10 बच्चे बैठे हों। ऐसे कम्युनिकेशन में, मतलब ऐसे ट्यूशन में, ऐसे कोचिंग में आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाता है, और फिर ये जो चीज़ें आपके काम आती है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में टीचिंग में। तो अगर आप पार्ट टाइम पढ़ा सकते हो 1 2 घंटे, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, आप कर सकते हो। इससे आपकी जो कम्युनिकेशन हैबिट है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये फॉलो नहीं करेगा, देन रीजन क्या है? इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कक्षा में प्रभावी शिक्षण संचार प्रक्रिया के ज्ञान की मांग करता है। तो बिल्कुल सही बात है कि आपको जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में पता होगा, नॉलेज होगी, उतना ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से टीचिंग कर पाओगे। यस और नो? तो ये जो चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना गाइस। तो इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर हर बार क्वेश्चन बनता है, इसलिए इफेक्टिव टीचिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी कॉन्सेप्ट, उनको आप अच्छे से कर लो। ठीक है, सो यहाँ पर ए जो है वो फॉल्स हो जाएगा और बी जो है वो ट्रू हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के लिए यहाँ पर की बिहेवियर क्या है, क्या जरूरी है? प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवहार है? अगर आप एक टीचर बन जाते हो और आपसे कॉलेज का प्रिंसिपल आपसे पूछता है इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू के टाइम पर, कि आपकी इफेक्टिव टीचिंग बनी रहेगी, आप इसके लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें से बताइए। 4 ऑप्शन दे दिया आपको। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, छात्र विचारों और योगदान का उपयोग करना, या स्ट्रक्चरिंग करना, संरचना, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी और क्वेश्चनिंग, स्टूडेंट से क्वेश्चन करना। तो क्या करेंगे आप जिससे आपकी टीचिंग जो इफेक्टिव बनी रहे, टीचिंग इफेक्टिव बनी रहे। याद रखना, टीचिंग की इफेक्टिव करने की बात कही गई है। तो आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सोचो जल्दी से अपने आप से, मन में फटाफट से। और इस क्वेश्चन का आंसर, स्पेशली इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आफ्टर वाचिंग क्लास की, क्या आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही था? बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के साथ साथ आपके इंटरव्यू में भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस तरह के क्वेश्चन का गाइस। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट विल बी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, दैट इज निर्देशात्मक किस्म। गाइस देखिए, जब भी हम टीचिंग की बात करते हैं, इट मींस निर्देश, आपको हमेशा निर्देश देना होता है स्टूडेंट्स को कि ये चीजें इस तरीके से होती हैं, आपको चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। इसका मतलब आप निर्देश दे रहे होते हो बच्चों को। तो यहाँ पर गाइज, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव रहे, तो ऐसे में आपको इंस्ट्रक्शन में आपकी वैरायटी लानी पड़ेगी। जैसे जब मैं अपनी खुद की बात करूं कि जब मैं कॉलेज में टीचिंग कर रहा था, तब उस केस में जब स्टूडेंट्स बैठे होते मेरे सामने, तो मैं क्या करता था, यहाँ पर जब व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है तो यहाँ पर एक जगह मैं खड़ा नहीं रहता था, क्योंकि बच्चे फिर बोर हो जाएंगे सुन सुन के। मैं वॉक करता था, मैं चलते चलते बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा होता था ऐसे ऐसे क्लास में, और चलते रहता था, एक्सप्लेन करते जाता था। फिर मुझे लगता था कि अगर स्टूडेंट्स अभी भी बोरियत फील कर रहे हैं, या कुछ ऐसी बातें जो कि बच्चे पीछे बातें कर रहे हैं, मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में मैं बोलते स्टूडेंट्स की जो बीच में जो होती है ना, लाइन सी होती है, वहां चला जाता था बोलते बोलते। इससे क्या होता था, स्टूडेंट्स एकदम शांत हो जाते थे, एकदम अटेंटिव हो जाते थे कि अरे सर तो बीच में आ रहे हैं, हमारी बातों को सुनना लिया हो, या शायद हमें कुछ बोल दें, कुछ क्वेश्चन पूछ लें। तो उनके मन में कहीं डर सा आ जाता है। तो आपकी जो वैरायटी है ना इंस्ट्रक्शन देने की, वो चेंज होनी चाहिए। और एक बात और, मैं हमेशा सेम तरीके से नहीं टीचिंग करता था। जैसे जो मार्कर वहां पर, जिस कॉलेज में मैं टीचिंग कर रहा था, वहां पर तो मार्कर वाला बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड था, इस पे हम मार्कर से लिखते थे। और वहां पर मैं अपने लैपटॉप और पीपीटी का भी कई बार यूज करता था, प्रोजेक्टर का यूज करता था, ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ था। तो कई बार मैं बोर्ड पे पढ़ाता था, कई बार मैं प्रोजेक्टर का यूज करता था, पीपीटीज को लेके जाता था एक्सप्लेन करने के लिए। और कई बार मैं बच्चों के साथ केस स्टडी भी डिस्कस करता था। मैं क्या करता था, 8 10 पेजेस प्रिंट आउट निकाल लिए और उनके स्टडी को बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन उसके बाद मैं उनके साथ केस स्टडी डिस्कस करता था, किस तरीके से रियल लाइफ में कैसी चीजें हो रही हैं। तो क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस था, तो फाइनेंस से रिलेटेड बहुत केस स्टडी मिल जाती है मार्केट में कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। पंजाब नेशनल केस था, मैंने बहुत सारे केसेस जो है स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करे।
तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का जो सीखने का जो वो होता है ना, एक तरीके से उनके अंदर एक लालसा जागती है कि किस तरीके से चीजें होती हैं, और उनके अंदर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जागता है चीजों को सीखने का। तो ये जो क्वेश्चन है गाइज आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आप इंस्ट्रक्शनल वैरायटी जो है इंटरव्यू में ना देकर के आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं पीपीटीज का यूज करूंगा पढ़ाने के लिए, मैं केस स्टडी के थ्रू स्टूडेंट्स को लर्निंग जो है वो दूंगा, इसके अलावा मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग दी क्लास, ताकि स्टूडेंट्स और अच्छे से समझ सकें, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल जो हम देते हैं ना, तो उससे उसको स्टूडेंट्स ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई करते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो अपने इंटरव्यू में। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर व्हेन प्रेजेंटिंग अ लेसन। जब आप लेसन प्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें कितना फ्लेक्सिबल हो आप। फॉर अ टीचर दिस मीन्स बीइंग एबल टू शिफ्ट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द अनदर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फोकस ऑफ स्टूडेंट। दिस इज नॉट ईजी एंड कंसिडर्ड इज वैल्यूएबल स्किल इन द एजुकेशन। तो गाइस ये आपके अंदर एक स्किल होती है, ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा है मैं कि आपको ऐसे करना है, ये एक तरह की स्किल होती है। अगर आपके अंदर डेवलप हो जाएगी तो डेफिनेटली जब आप कॉलेज में टीचिंग करोगे वहां पर 100% आपके काम आएगी, और आपकी क्लास में कभी भी स्टूडेंट बोर नहीं हो सकते। हमेशा मेरी क्लास का जो फीडबैक रहता था वो बहुत अच्छा रहता था। जब भी कॉलेज की प्रिंसिपल क्लास वगैरह में विजिट करते थे, या जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं वो क्लास में विजिट करते थे, पूछते थे कि आपकी क्लास में सबसे अच्छा टीचर कौन है, कौन है सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है, हमेशा आजम सर का नाम आता था कि आजम सर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हम इनकी क्लास को एंजॉय करते हैं। और आप गाइस बिलीव नहीं करेंगे, मेरी क्लास में जो अटेंडेंस थी वो ऑलमोस्ट फुल रहती थी, अटेंडेंस फुल रहती थी, और स्टूडेंट्स होते थे काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के चीज़ों को समझते थे, सीखते थे। तो ये जो चीज़ें आप विद द टाइम सीखते हो, ऐसी इस तरह की जो स्किल्स हैं वो डेफिनेटली आपके टीचिंग में काम आएंगी जब आप कहीं ना कहीं टीचिंग प्रोफेशन में चले जाओगे। समझ में आ गया? आई होप आपको जो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आप लोग ना कमेंट करके बता देना कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, क्लास लेके चले जाते हो चुपचाप से। और जैसे मैंने चीज़ों को आज एक्सप्लेन किया है, ऐसे मैंने अपने कंप्लीट क्रैश कोर्स में चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके लिए आप हमारी यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। स्पेशली मैथमेटिकल रीजनिंग रिसर्च एप्टीट्यूड जो टफ टॉपिक्स हैं उनको मैंने बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन कर रखा है। एक टॉपिक को मैंने बहुत ही ईजी वे में बेसिक टू एडवांस एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ पर टेस्ट भी है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। जो स्टूडेंट्स दिसंबर वाले सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो 6 मंथ या 12 मंथ का कोर्स जो है स्टार्ट कर लें, ताकि आपकी दिसंबर तक की जो प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट हो जाए, और तब तक जो है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो अभी से अपनी प्रिपरेशन। और अभी स्पेशल 1 मंथ क्रैश कोर्स भी चल रहा है जिनका एग्जाम अभी सितंबर के मंथ में होने वाला है। सो गाइस पेपर 1 ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया गया है, कॉमर्स भी अवेलेबल हो चुका है, मैनेजमेंट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से चीज़ों को कवर किया हुआ है। 95 मॉक टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी अवेलेबल है जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, बाद में प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लास। और आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो यार जल्दी से फटाफट से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यूजीसी नेट मेंटर के नाम से, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम लिंक मिलते रहते हैं क्लासेस के। इसके अलावा कोई पीडीएफ इंपॉर्टेंट होती है क्लास से रिलेटेड वो भी मैं आपको वहाँ पर शेयर करते रहता हूँ। सो इस वीडियो में इतना गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।